वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉर्पोरेट अकाउंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस पे मैं थ्योरी के क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। तो कंपनी को आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जिसमें ये बोला है कि कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर इससे पहले कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था उसके अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि कंपनी क्या होती है। अपने आसपास आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट्स लेते हो, सारे शूज़ वगैरह कपड़े लेते हो, कुछ फूड प्रोडक्ट्स लेते हो, ठीक है, सब अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी आपकी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है लॉ की नज़र में। अगर कंपनी जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाते हो कंपनीज एक्ट के अंदर, तब तक उसको एक कंपनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट इसका फीचर होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी को हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी खुद की अलग पहचान होती है उसके शेयर होल्डर्स से हट के, ठीक है। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर किसी पार्टनर को और पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है दोनों की सेम आइडेंटिटी होती है, दोनों को अलग नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है जो कि उसके शेयर होल्डर से अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ हो जाता है, इनकेस किसी की डेथ भी हो जाती है, तो वहाँ पे कंपनी वाउंड अप नहीं होगी, कंपनी आगे कंटिन्यू रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अगर कंपनी कल को इंसॉल्वेंट होती है तो वहाँ पे किसी भी शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाएगा कंपनी के डेट को पे करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी में देखो आप फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर पब्लिक कंपनी है तो, और प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं शेयर्स के ट्रांसफ़र करने पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील। कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिसपे कंपनी का नाम वगैरह मेंशन होता है, ठीक है। और किसी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी के साइन करवाने हो तो कंपनी, आपको पता है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे हम उस सील को यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले ये आपका मैंडेटरी था कॉमन सील रखना कंपनी का, लेकिन अब ये मैंडेटरी नहीं है। और नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी की देखो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनरशिप देखो उन लोगों के पास होती है, और शेयर होल्डर्स खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है। कई बार मतलब उनको नहीं आता खुद से मैनेज करना, या फिर वो नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग देखो अपना एक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। आपको पता है कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको सारे शेयर होल्डर्स मिलके अपॉइंट करते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, तो वो उनके मैनेजमेंट मेंबर्स हो गए, ठीक है। उनके पास ओनरशिप नहीं रहती है डायरेक्टर्स के पास कंपनी की जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के पास रहती है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे फीचर्स हो गए एक कंपनी के, और कंपनी की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है। उसके मेंबर्स फ्रीली ट्रांसफ़र ना कर सकते हो अपने शेयर्स को, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में आपके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा वो लोग पब्लिक को अपने शेयर्स परचेज़ करने के लिए या फिर डिबेंचर्स परचेज़ करने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। अब देखो पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी में देखो आपके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं होती है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में आपके मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में आपके मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में आप जो नॉर्मल आपकी पब्लिक है उनको इनवाइट कर सकते हो अपनी शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बाकी बॉन्ड्स वगैरह को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो पब्लिक कंपनी में। तो ये आपकी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कंपनी की कैपिटल जो होती है वो किस किस टाइप की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पूछती है, और उसके बाद फिर प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि शेयर कैपिटल कौन कौन से टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट होती है आपकी नॉमिनल शेयर कैपिटल, या फिर इसको रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने जो मैक्सिमम अमाउंट वहाँ पे
दिखाया है कि हम शेयर्स को इशू करके मैक्सिमम इतना पैसा रेज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने सपोज़ करो 10 करोड़ या फिर 20 करोड़ रुपए लिखे हैं कि आप शेयर्स को इशू करके 10 करोड़ रुपए रेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके मेमोरेंडम में जो मैक्सिमम अमाउंट लिखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में देखो, इशूड कैपिटल आपकी देखो वो कैपिटल होती है जो कि आपने अपनी जो आपकी नॉमिनल कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसमें से आपने जो पार्ट इशू करा है पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, ताकि लोग उसको परचेज कर सकें, ले सके, ठीक है, सब्सक्राइब कर सके आपके शेयर्स को। तो आपने जो अमाउंट, जो शेयर इशू करे हैं, एक्चुअली में ऑफ़र करे हैं आपने पब्लिक को, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखो आपकी वो कैपिटल है जब आपने जो शेयर्स इशू करे थे, ठीक है, और पब्लिक ने एक्चुअली कितने शेयर्स वहाँ से लिए हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सपोज़ करो आपने 10 लाख शेयर्स इशू करे थे, पब्लिक ने उसमें से 8 लाख शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, तो वो जो 8 लाख हैं वो आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। जब देखो हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो वहाँ पे पता है आपको कि कभी कभी जो हम शेयर्स का पैसा लेते हैं एक ही बार में नहीं लेते हैं, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, थर्ड कॉल में ऐसे लेते हैं पैसा, ठीक है। तो जितना पैसा आपने पब्लिक से ले लिया है, जब आप कॉल करते हो, फर्स्ट कॉल में सपोज करो आपका 10 रुपये का एक शेयर था, तो आपने एक ही बार में 10 रुपये ना लेके उसको फर्स्ट कॉल में बोला आप हमें 5 रुपीज़ दे दो पर शेयर, ठीक है। तो वहाँ पे जो 5 रुपये दिए उसने, वो आपकी होती है कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी आपने कॉल्ड अप कर ली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में देखो, जब आपने कॉल्ड अप कैपिटल में देखो पब्लिक से बोला था कि 5 रुपये हमें दे दो, 5 रुपये हम बाद में लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वहाँ पे मतलब जितने भी आपके जो शेयर होल्डर्स थे सब ने वो 5 रुपये दे दिए हों, ठीक है, किसी ने ना दिए हों, ठीक है। तो जिन्होंने एक्चुअली में दे दिया है 5 रुपये के बदले किसी ने पता चले आपको 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, तो एक्चुअली में जो आपको पैसा मिला है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका अनकॉल्ड कैपिटल। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपने सपोज करा था कि 5 रुपये अभी दे दो, 5 रुपये बाद में देना, तो 5 जो मांगे हैं आपने वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है, और जो अभी तक नहीं आपने मांगी है अपने पब्लिक से पैसे, ठीक है, वो हमारी होती है अनकॉल्ड कैपिटल। ये हो गए आपके सारे शेयर कैपिटल के टाइप्स, कौन से टाइप की आपकी शेयर कैपिटल हो सकती है, ठीक है। अब देखो आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स देखो क्या होता है ना, जब देखो कोई कंपनी है, उसके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हर साल डिविडेंड देती है, ठीक है, लेकिन किसी एक साल ना क्या हो गया कि कंपनी उनको डिविडेंड नहीं दे पाई, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कंपनी के पास उतना प्रॉफिट ना हुआ हो, लॉस में चल रही हो कंपनी, ठीक है, या फिर अदर कोई भी रीज़न की वजह से वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाई, ठीक है। तो अगर वो डिविडेंड नहीं दे पाई अपने शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास आपको पता है 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो उसको उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे देगी कंपनी, या तो फिर देगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम पे उसको उसका डिविडेंड मिल जाता है तो वो हमारे होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और अगर उसको उसका डिविडेंड मांगने का हक नहीं है, नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, तो वो हमारे होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स देखो क्या होते हैं, इसमें जब देखो आपकी कंपनी, आपको पता है पैसा पहले जो आपका शेयर होल्डर्स हैं पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उनके पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो जब कंपनी का प्रॉफिट आया तो कंपनी ने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए उनके पैसे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिए उनके पैसे, और उसके बाद भी कंपनी के पास सरप्लस बच रहा है, ठीक है, और कंपनी उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, तो जिनके पास पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उस सरप्लस में उनका भी हक होता है, ठीक है, और जिनका उस प्रॉफिट में हक नहीं होगा, उस सरप्लस में हक नहीं होता है, ठीक है, वो हमारे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखो आपके वो होते हैं जब शेयर इशू करते टाइम ही बता दिया जाता है कि एक फिक्स पीरियड के टाइम पे, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड हो उसके बाद में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, उनको कैपिटल फिर से रीपे कर दी जाएगी, ठीक है, शेयर्स रिडीम कर दिए जाएंगे, तो वो होते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि हम एक टाइम के बाद में आपका पैसा वापस कर देंगे, कैपिटल का शेयर्स रिडीम होंगे, ऐसी कोई कंडीशन जहां नहीं होती है वो होते हैं आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखो आपके वो शेयर्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हो गए आपके सारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बोनस शेयर क्या होते हैं। देखो बोनस शेयर्स होते हैं, देखो जब आपका कंपनी ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है, ठीक है, जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है रिक्वायर्ड आपका, उससे ज़्यादा जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी सोचती है कि हम इस प्रॉफिट्स को अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। तो जब वो प्रॉफिट उन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो उनसे कोई भी चार्ज नहीं करती है, शेयर्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो वो शेयर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं आपके नॉर्मल शेयर होल्डर्स को, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको जब आप शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, और विदाउट किसी कॉस्ट के उन शेयर्स के बदले आप उनसे पैसा नहीं लेते हो, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं बोनस शेयर्स, ठीक है। मतलब वो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स की फॉर्म में आपने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और उनसे बदले में कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करी है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब देखो क्या होता है, जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर लेती है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। और ऐसा कंपनी बहुत से रीजंस की वजह से करती है, ठीक है। कंपनी के पास कैश सरप्लस ज़्यादा होता है तो कंपनी उस वजह से भी बायबैक कर लेती है अपने शेयर्स का, ठीक है। और जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है शेयर्स की उससे ज़्यादा रेट पे कंपनी बाय करती है अपने शेयर्स को, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे देगी वो अपने शेयर होल्डर्स को तभी तो वो शेयर्स बेचेंगे ना, ठीक है। तो वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रेट पे बायबैक करती है। और इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, क्या पता कंपनी अपने शेयर्स का पैसा बढ़ाना चाह रही हो, इस वजह से कंपनी बायबैक कर रही है। और बढ़ेगा पैसा कैसे, क्योंकि देखो कंपनी अगर अपने शेयर्स को खुद ही परचेज कर लेगी तो मार्केट में तो शेयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, और डिमांड है अगर मार्केट में उन शेयर्स की तो वहाँ पे प्राइस अपने आप आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, ठीक है, डिमांड आपकी सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर लेती है और भी कई रीजन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कंपनी के शेयर्स का क्या वैल्यू है, क्या एक्चुअल वैल्यू है वो पता करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे कि शेयर मार्केट से भी तो पता कर सकते हैं हम लोग कि क्या वैल्यू है शेयर्स का, लेकिन वो वैल्यू देखो मतलब एक्यूरेट नहीं रहता है। शेयर मार्केट में आपको पता है कि वैल्यू कम ज़्यादा होते रहती है डिमांड सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करा जाता है। और शेयर्स की वैल्यू निकालने के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपके, क्या पता कंपनी अपनी कंपनी बंद करना चाह रही हो, ठीक है, या फिर किसी और कंपनी के साथ मर्ज करना चाह रही हो, अमलगमेशन करना चाह रही हो, ठीक है, या फिर कंपनी नए शेयर्स को इशू करना चाह रही हो, तो भी कंपनी पता करती है कि हमारे शेयर्स का क्या वैल्यू है, कितना एक्यूरेट वैल्यू आ सकता है, तो वो उस हिसाब से शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है, ठीक है। तो वो होता है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऐसे आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी होता है कि गुडविल का जब आप वैल्यू निकालते हो, गुडविल आपको पता है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की जो रेपुटेशन होती है, ठीक है, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, क्यों कैलकुलेट करी जाती है, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है आपका द डिफरेंस इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं, जो भी उनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें अगर चेंज आता है तब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, ताकि एक्चुअल जो उनका हिस्सा बन रहा है वो दिया जा सके उनको, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब किया जाता है, या फिर किसी पार्टनर की बाई चांस डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपका गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। या फिर कंसोलिडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब आप पार्टनरशिप फर्म को कंसोलिडेट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अमलगमेशन क्या होता है। देखो अमलगमेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मर्ज करके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती हैं, ठीक है, उसको हम लोग अमलगमेशन बोलते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो कंपनीज़ के, सपोज करो कोई एक्स कंपनी है, कोई वाई कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी में कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ कंपनी वाई में अच्छी थी, ठीक है, तो दोनों ने मिल के अपनी कंपनी को मर्ज करके एक नई कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, XY लिमिटेड, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। एक टर्म और होती है आपकी अब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन को देखो कई लोग सेम समझते हैं, लेकिन सेम नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि अमलगमेशन में देखो आप दो कंपनीज मर्ज करके एक न्यू कंपनी बना रहे हो, ठीक है, पुरानी जो दोनों कंपनी थी वो एग्जिस्टिंग कंपनी थी और उनको आपने वाउंड अप करके एक न्यू कंपनी बना ली, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन में आपका क्या होता है ना कि इसमें देखो एक कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। सपोज करो कोई कंपनी थी
XYZ लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, ठीक है। तो जो XYZ कंपनी थी उसने क्या करा ना, जो ABC कंपनी थी उसकी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को सबको परचेज कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया और फिर अपनी कंपनी में उसको एडजस्ट कर लिया। अपनी XYZ लिमिटेड जो थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और ABC वाली जो होती है उसको हम टेक ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक तरीके से परचेज कर लेती है, ठीक है, तो वो होता है आपका अब्जॉर्प्शन। और अमलगमेशन में आप किसी भी कंपनी को परचेज नहीं करते हो, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों कंपनीज़ को मिक्स करके एक न्यू कंपनी बना लेते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका अमलगमेशन और अब्जॉर्प्शन। अब देखो नेक्स्ट एक टर्म और आता है आपका रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन और अब्जॉर्प्शन में कई बार डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। तो अमलगमेशन और अब्जॉर्प्शन तो क्लियर हो गया। रिकंस्ट्रक्शन में देखो क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ठीक है। जब एक कंपनी खुद को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करती है, ठीक है, कुछ नया करती है, उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज बोलते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप का हो सकता है कंपनीज में, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देखो, इसमें आप अपनी कंपनी के ना कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हो, ठीक है, और उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। या तो देखो कोई कंपनी बहुत टाइम से लॉस में चल रही है, ठीक है, तो वो उस लॉस को वाइप ऑफ करने के लिए आप अपनी बैलेंस शीट में चेंजेस करते हो, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के मेमोरेंडम में कुछ प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो लोग उनको चेंज करने के लिए इंटरनली सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में देखो क्या होता है कि आप जो अपनी पुरानी कंपनी थी, आपकी जो अभी कंपनी चल रही है सपोज करो, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, आपके मेमोरेंडम में प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है या फिर कुछ एसेट्स की वैल्यू आपने सही नहीं दिखा रखी है, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो आप क्या करते हो ना कि उस कंपनी को वाउंड अप करके एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हो। सपोज़ करो एक कंपनी थी XYZ, ठीक है, और उसने क्या करा ना अपने सारी चीज़ें चेंज करके एक न्यू XYZ कंपनी बना ली, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर्स वही रहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है, आपका सारे शेयर होल्डर्स वही रहेंगे, सारी मैनेजमेंट की टीम आपकी वही रहेगी, सारा स्टाफ आपका वही रहता है, ठीक है, कंपनी की एसेट लाइबिलिटीज़ सारी सेम रहती हैं, बस आप उसको रिफॉर्म करके ना एक न्यू कंपनी बना लेते हो। सपोज़ करो कि मतलब जैसे पैकेजिंग आपने चेंज कर ली, कि प्रोडक्ट आपका वही है, बस ऊपर से पैकेजिंग चेंज कर लिया आपने, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल में आप बस इंटरनली अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, ठीक है, मोस्टली इसमें आप अपनी कैपिटल का रिडक्शन करते हो, ठीक है, ताकि आपकी जो बैलेंस शीट में जो लॉस शो हो रहा है आपका उसको आप लोग राइट ऑफ कर सको, ठीक है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हो, आप उसी कंपनी की एक न्यू कंपनी बना लेते हो, पुरानी कंपनी आपकी लिक्विडेट हो जाती है और एक न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, सारे शेयर होल्डर सेम रहते हैं, सारा मैनेजमेंट आपका सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक आपको पता है कि पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, उनको जब भी फिर पब्लिक को चाहिए होता है पैसा वो वहाँ से ले लेते हैं, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं। और इन कमर्शियल बैंक्स का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। कमर्शियल बैंक आपको पता है। अब कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका एक्सेप्ट डिपॉजिट, पब्लिक से जो भी डिपॉजिट पब्लिक करना चाहती है उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अपने बैंक्स में। सेकेंड है आपका गिव लोन्स एंड एडवांसेस, लोन प्रोवाइड करवाते हैं बैंक वाले, आपको पता ही है, ठीक है। थर्ड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको भी डिस्काउंट करवाते हैं, ठीक है, आपको पता है, आपने 11th-12th में भी पढ़ा है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स में आपको पता है कि वो लोग थोड़ा सा एक फिक्स अमाउंट अपने पास रखते हैं कैश का बैंक में, बाकी वो लोग अपना क्रेडिट पे दे देते हैं, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, जो आपका फॉरेन ट्रेड होता है उसको भी बैंक्स फाइनेंस करते हैं। जो आपके फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर्स से, ठीक है। तो इस टाइप के आपके ट्रांजेक्शन्स भी बैंक करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपको पता है कि बैंक जो है आपका वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है, ठीक है, कस्टमर्स को अपने। इसमें पता है आप लोगों की मतलब एक लिमिट तक बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप पैसा ले सकते हो बैंक से ओवरड्राफ्ट में, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी रहता है, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है आपका कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आपका एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक, आपको पता है कि बैंक कई जगह पे एज अ एजेंट भी वर्क करता है।
कई लोगों के पास देखो टाइम नहीं होता है किसी पेमेंट को करने का, तो वो अपने बैंक को एज अ एजेंट हायर कर लेती है और उनको बोल देती हैं कि आप टाइम टू टाइम हमारे अकाउंट से पेमेंट करते जाना, पेमेंट कटवाते जाना, ठीक है। तो उस टाइप के काम भी करता है बैंक एजेंट वाले, ठीक है। तो ये एजेंट एजेंसी फंक्शन भी होता है बैंक का। नेक्स्ट आता है आपका जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब आपको और भी बहुत तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक। आपको लॉकर की सर्विसेज भी मिलती हैं, आपने देखा होगा बैंक में लॉकर में लोग अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपके बैंक के, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके फंड्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से इनको फंड्स मिलता है। क्योंकि देखो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको रन करने के लिए इनके पास फंड्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो उसके क्या सोर्सेज होते हैं, सबसे फर्स्ट तो आपका मेन जो सोर्स है वो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। जो पब्लिक डिपॉजिट करती है अपना मनी बैंक में, वो मेन सोर्स होता है। सेकेंड आपका रिजर्व फंड्स होता है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रिजर्व फंड्स अपने मेंटेन करते हैं। जब उनका एनुअल नेट प्रॉफिट होता है तो उसमें से वो लोग एक पार्ट अपना रिजर्व फंड्स के लिए भी रख लेते हैं, ठीक है। तो एक वो सोर्स हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिटेन अर्निंग। देखो अब जो बैंक आपको कमर्शियल बैंक्स होते हैं काफ़ी सारे आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, सब कुछ फ्री में तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में कुछ आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी रिटेन अर्निंग्स हो गई। नेक्स्ट आपका शेयर होल्डर्स कैपिटल। कई बार देखो जब बैंक के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होती है, थोड़ा उनको कैश का ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो अपने शेयर होल्डर्स की कैपिटल को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। अदर बैंक से भी वो लोग फंड बोरो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी उनके पास ऑप्शन होता है, तो यहाँ से भी उनको फंड्स मिल जाते हैं। तो ये आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गए कमर्शियल बैंक्स के। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी होती हैं। देखो वैसे तो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं और करेंट एसेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके पास दो टाइप की एसेट्स होती हैं। एक होती हैं आपकी परफॉर्मिंग एसेट्स, एक होती हैं आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे बैंक को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जिनसे बैंक इनकम जनरेट कर पा रही है, ठीक है। तो उनको वो लोग परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जो एसेट्स जिनसे बैंक को प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, जिनसे बैंक की इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है, ठीक है, तो उसको ये लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में देखो कई बार क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। जो आपके देखो ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, अगर उसका डेट आ गई है कि इस अमाउंट तक पैसा मिलना था, ड्यू डेट हो चुकी है उसकी, और उसके 90 डेज़ बाद तक भी अगर उसका पैसा नहीं मिल रहा है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है या तो उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, 90 डेज़ तक, तो उसके बाद फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो एसेट्स होती हैं जिनसे बैंक को इनकम नहीं मिल पा रही है, तो उसको ये लोग डालते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में। और जिनसे बैंक की इनकम जनरेट हो रही है, जिससे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है जिन एसेट्स से, उनको बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये दो टाइप की आपकी एसेट्स हो गई बैंक की। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखो जो मेरे को ये मेन टॉपिक्स लगे हैं मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिए, और कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब इतने ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो मैंने वो वीडियो में नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरे अभी गम्स में स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरे से उतना ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो को छोटा ही बनाया है। और आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम्स में अगर इनमें से आता है क्वेश्चन तो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इनमें से किसी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।